हेलो बच्चों, नमस्कार। सब अच्छा चल रहा है? बाहर बहुत ठंड है और देखो इतने ठंड में मैं आपके लिए रेडी हो गया ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो सके। इसलिए लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है? तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर होने वाला है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लेंथेनॉइड सीरीज है उनकी जनरल प्रॉपर्टीज पर। देखो मैं थोड़ी सी लास्ट लेक्चर की बातें कर लेता हूँ। जल्दी से हम एक बार आपको बता देते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। तो बेटा लास्ट जो लेक्चर था अपना, उसके अंदर हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो और उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने वहां डिस्कस कर लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट वहां हमने डिस्कस कर ली है, और एटॉमिक और आयोनिक रेडियस है वो भी हमने वहां डिस्कस कर ली थी बेटा, ठीक है? तो चलो आज का लेक्चर आगे की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर होने वाला है, तो ध्यान से देखते रहें लेक्चर को। चलो रेडी हो जाओ और सीधे बोर्ड पे आ जाओ। देखो लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, और नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टीज कौन सी है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखो, मैं आपको बता देता हूं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में भी डिस्कस कर ली थी। और थोड़ा सा अगर आपको याद है, आपने अगर लेक्चर ढंग से पढ़ा है, देखा है, समझा है, तो वहां पर हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो कई टाइप की हो सकती हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस हैं, ठीक है, पदार्थ हैं, वो कई टाइप के हो सकते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ हिंदी में कहते हैं। दूसरा है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक था, थे कि नहीं थे? थे। तो हमने वहां डिस्कस कर लिया है पहले प्रॉपर्टीज, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उनको, फिर भी हम यहाँ आपको बताने वाले हैं। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो पैरामैग्नेटिक नेचर है, कौन सी नेचर? पैरामैग्नेटिक नेचर बोले तो अनुचुंबकीय प्रकृति या गुण, वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। उस पर क्या करते हैं? वो डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, तो पैरामैग्नेटिक नेचर, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति या गुण भी क्या होने वाले हैं? इंक्रीज होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो ये बातें हमने वहां पहले डिस्कस कर ली थी। तो यहां पर अपना मेन फोकस जो है वो किस पे रहने वाला है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर रहने वाला है, क्योंकि उन्हीं से पैरामैग्नेटिक जो नेचर है, बिहेवियर है, वो डिसाइड होने वाला है। आ रही बात समझ में? जबकि डायमैग्नेटिक नेचर कब शो होती है? जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैसे हों? पेयर्ड, युग्मित हों, तो डायमैग्नेटिक नेचर शो होने वाली है। क्लियर? चलो तो हम साथ के साथ लिखते जाते हैं और आपको समझाते जाते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखना, ऑन मूविंग, ऑन मूविंग, ऑन मूविंग, ऑन मूविंग इन lengthenoid, on moving in lengthenoid series Ce2 यानी कि सीरियम से लेकर हम कहां की ओर चलें? गैडोलियम तक, ठीक है? Gd, the number of unpaired electron, the number of unpaired electron increases, the number of unpaired electron increases, resulting the paramagnetic, resulting the paramagnetic नेचर या बिहेवियर लिख सकते हैं, तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज also increases, then Tb2,
Tb2Lu, then Tb2Lu, the number of unpaired electron decreases so paramagnetic properties या property also decreases ठीक है। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई, क्या पता चली बेटा, कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो हम इसको डिटेल से क्लियर कर देंगे, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात है? तो यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या कह रहे हैं कि लेंथेनॉइड सीरीज जो है उसमें हम Ce2 कहां की ओर चलें, Zd, यानी कि सीरियम से Zd की ओर चलेंगे। तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। रिजल्टिंग, तो परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है, पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होने वाली है, इंक्रीज, क्योंकि पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। फिर आगे देखो, फिर ध्यान से देखो, उसके बाद में टीबी से लेकर एलयू तक द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या होने वाली है, डिक्रीज, वापस से डिक्रीज होगी। तो पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो फिर से क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? तो यहां से हमने रिलेशन लिख दिया कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगी किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। ये हमने डी ब्लॉक में भी डिस्कस किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखें बेटा, ठीक है, और फिर हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहले वो लेक्चर देखें, फिर आप इस लेक्चर को पढ़ें। चलो, तो मैं आपको बताता हूं कि जो सीरियम है बेटा, कौन है सीरियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है बेटा Xe4f1 5d1 और 6s2। देखो सीरियम के बाद कौन आता है, Pr, प्रोजीडियम, Xe, इसका होता है बेटा 4f2 होना चाहिए, पर 2 ना होकर के कितना हो जाता है 3, और यहाँ हो जाता है 5d0 और 6s2। भाई यहाँ 1 के बाद में 2 आना चाहिए और d में 1 आना चाहिए, पर d का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है Nd, इसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Xe4f3 के बाद 4 5d0 और 6s2। ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। फिर आता है Pm, प्रोमीथियम, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा, Xe4 के बाद 5 हो जाएगा, 5d0 हो जाएगा, फिर 6s2 हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करें डायरेक्ट, हम किस पे चलते हैं, जीडी पे। तो जीडी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है Xe4f7 और 5d में आता है 1, ठीक है, और यहाँ हो जाता है 6s2। इसके बाद में जीडी के बाद में कौन आता है बेटा, टीबी, इसमें क्या होता है Xe4f7 के बाद, देखो यहाँ पे 8 होना चाहिए था, हमने वहां देखा था, तो यहाँ होता है 9 और यहाँ हो जाता है 5d0 6s2, ऐसे ही। फिर आता है dy, ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो 9 के बाद कितना आ जाएगा 10, 5d0 और 6s2 हो जाएगा, ठीक है। फिर होलियम आता है, इसका Xe, देखो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, 11 5d0 6s2 ये होता है, ठीक है। और फिर आता है Er, इसका क्या हो जाता है Xe4f12 5d0
6s2 और लास्ट में हम ल्यूटीशियम का लिख देते हैं Lu का, क्या होता है बेटा Xe4f14 5d1 और 6s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमने बीच में कुछ एलिमेंट का छोड़ दिया है, बस हमें समझना है। तो ध्यान से देखो कहां से Ce2Gd नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से देखो बेटा, सब में आउटर जो सेल है S वो तो पेयर्ड है, दो दो है, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो पेयर्ड है, तो पेयर्ड से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, अनपेयर्ड से। तो चलो आओ अनपेयर्ड। अब देखो डी में एक, जब तक डी में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब तक तो अनपेयर्ड रहेंगे, फिर 6 आ जाएंगे D6 तो फिर पेयरिंग चालू होती है। और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन जब तक है तब तक अनपेयर्ड होंगे, फिर 7 के बाद जैसे 8 हो गया तो फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बात बताओ, Ce में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो डी में एक और F में एक, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं? 2। Pr में देखो ये पेयर्ड है, इसमें कुछ है नहीं, तो ये 3 के 3 है। Nd में ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं है तो 4 के 4 है। Pm में 5, Gd में ध्यान से देखो 7, ये 7 के 7 अनपेयर्ड और एक ये, टोटल कितने हो गए भाई? 8। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 8 है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? अनपेयर्ड। तो आप खुद देखो ना, Ce से Gd तक रेगुलरली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो रेगुलरली क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। अब देखो Gd तक इंक्रीज होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप खुद देखो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या होने वाली है? इंक्रीज। तो हमने लिखा है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? चलो इसके बाद में टीबी से चेक करते हैं। तो डी में देखो, टीबी में डी में 0 है, एफ में कितने हैं? 9 है। 9 है तो एक बात बताओ, एफ के अंदर हम यहां देखो ध्यान से, मिटा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 7 हो गए, 9 है तो 8 और 9, तो अनपेयर्ड कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। तो देखो 8 से 5 कम हो गया। फिर इसमें देखो 10 है तो एक और फिल हो गया, तो कितने बचेंगे इसमें? 4। यस कि नो? फिर इसमें कितना है? एफ में 11 है, तो ये लो, फिर कितने बचेंगे? 3। फिर इसमें कितना है? 12 है, ये लो, तो इसमें कितने बचेंगे? 2। फिर यहाँ कितना है? 14, मतलब ये तो फुल्ली फील्ड है। और डी में एक बचा, तो यहाँ जाकर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एक। तो देखो आप टीबी से एलयू तक हम रेगुलरली जब मूव कर रहे हैं तो फिर से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेगुलरली क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। और रेगुलरली डिक्रीज होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? समझ में आ गई? तो यहां तक की बातें ध्यान रख लेना। तो ये बातें काम की अपनी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो अगला स्टार पॉइंट ध्यान से देखो। अगला स्टार पॉइंट ये है कि जितने भी ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड्स, ट्राई पॉजिटिव का मतलब है जिन पर कितना चार्ज है? +3। और आप याद करो लेंथेनॉइड सीरीज जो थी उनकी जो कॉमन और स्टेबल ओएस थी वो कितनी थी बेटा? +3। तो जो लेंथेनॉइड्स हैं वो जनरली किस में रहते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। और +3 में है तो उन्हें बोल देंगे हम ट्राई पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं they all try positive, they all try positive lanthanoids या lanthanoid ions, have paramagnetic property except Lu+3। ध्यान से देखो बेटा, इसको ध्यान रखना है, Lu+3 को छोड़ दो तो बाकी जितने भी ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड्स हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। चलो मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ। ध्यान से देखो, सपोज दैट अगर मैं सीरियम है, ये है, अगर मैं सीरियम को ट्राई पॉजिटिव बनाऊं, मतलब Ce+3 बनाऊं, तो ध्यान से देखो S के देखो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो S से गया तो S का कितना हो गया बेटा? 0। और फिर कहां से? D से।
तो 2 वहां से गए, 1 यहां से गया, तो यहां भी क्या हो गया 0। तो बताओ सीरियम +3 हो गया क्या? और सीरियम +3 हो गया तो बताओ यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? कितना बचा? 1। अरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचा, तो Ce+3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अब देखो आगे पी आर को हम क्या कर दें +3 बना दे, तो देखो 2 यहां से गए, इसमें कुछ है नहीं, और 1 यहां से गया, 1 यहां से गया तो Pr+3 में कितने रह गए 2। क्लियर बात समझ आ रही है? तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होने वाला है। सिंपल है। अब हम आगे चलते जाओ, मैं बताते जाता हूं। अगर एनडी को मैं +3 में कन्वर्ट करूं तो देखो 2 यहां से गए, 1 यहां से, तो 2 यहां से 1 यहां से, तो एफ में कितने बचे 3, तो है कि नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। ऐसे ही अगर मैं इसको +3 बनाऊं तो यहाँ पे देखो 2 तो ऐसे और 1 यहां से, तो यहाँ 4 रह गए। जीडी को +3 बनाए तो ध्यान से देखो 2 यहां से 1 डी से, 7 के 7 अनपेयर्ड हो गए। इसके बाद में टीबी +3 बनाए तो 2 यहां से 1 यहां से, तो डी में कितने रहे 8। 8 रहे तो ध्यान से देखो 8 रहे तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये देखो 7 तो भर गए, ये 8वां आ गया, तो फिर भी 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। टीबी के बाद dy+3, 2 यहां से गए 1 यहां से, तो 9 रहेंगे, 9 रहेंगे तो ये लो। तो सब में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट अगर मैं ल्यूटीशियम की बात करूं, अगर मैं ल्यूटीशियम को +3 बनाऊं तो देखो 2 बेटा यहां से जाएंगे, 1 यहां से जाएगा, ये 0 और ये 0, तो बताओ 4f14 हो गए। और 4f14 का मतलब क्या है फुल्ली फील्ड, यानी कि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, गांठ बांध लो, पैरामैग्नेटिक नेचर यहां नहीं होने वाली इसकी, तो इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं होने वाली। बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चेक करते रहे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी मैंने समझा दिया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ल्यूटीशियम +3 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता, ये डायामैग्नेटिक नेचर शो करता है। ठीक है, कौन सी डायामैग्नेटिक, तो हम देख लो यहाँ क्लियर भी कर देते हैं कि ल्यूटीशियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, Xe 4f14 5d1 6s2। और अगर मैं इसको Lu+3 में कन्वर्ट करूं तो Lu+3 क्या हो गया Xe 4f14, और ये दोनों क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, तो +3 में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो कितना हो जाएगा 0। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या आने वाला है बेटा 0 आने वाला है। तो बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। तो ये चीजें समझ आई कि नहीं आई? आ गई? आ रही हैं? आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आगे ध्यान से देखो अभी। अब देखो यहाँ पर हम कुछ बातें और कर लेते हैं। क्या? तो यहाँ पर कुछ बातें हम ये भी कर लेते हैं कि देखो ट्राई पॉजिटिव जो हैं उनके अंदर ओनली ल्यूटीशियम जो है Lu, वो कैसी नेचर शो करता है डायामैग्नेटिक। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं ये कौन सी नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर शो करने वाला है। ठीक है, तो इसकी नेचर कैसी होने वाली है डायामैग्नेटिक। बट ये तो हो गई ट्राई पॉजिटिव की बात। इसके अलावा भी और भी कई ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी हैं जिनमें जो एलिमेंट है वो कौन सी नेचर शो करने वाला है डायामैग्नेटिक नेचर शो करने वाला है। अब वो कौन कौन सी है यहां पर मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान से देखो इधर। तो अगर हम बात करें तो पहला हो गया Ce+4, Ce+4। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो Yb+2। इसके बाद में अभी अभी हमने देख लिया है Lu+3। और अगर एक और बात करें तो La+3 भी लेंथेनम। ठीक है, हालांकि ये F में आता नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट इनमें अगर हम बात करें तो आयंस C+4 Yb+2 Lu+3 और La+3 आयंस शो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी या बिहेवियर, डायामैग्नेटिक
प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये वाले डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, देखो Ce+4 का मैं यही कर देता हूँ, ये +3 है, अगर मैं इसको क्या करूँ +4 में कन्वर्ट करूँ तो आप खुद देखो Ce+4 में कन्वर्ट करेंगे तो देखो +3 के अंदर 2 ये निकल गए थे, 4 के अंदर ये भी निकल जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो गया 0। तो बताओ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे ही Yb+2 की बात करें तो मैं यहाँ Yb को लिख देता हूँ एक बार। Yb का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा Xe 4f14 5d0 और 6s2, ये होता है Yb का। और Yb को अगर मैं कौन सी कंडीशन में ले जाऊं +2, तो बताओ s के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, और 0 जाएगा ये 0 ये 0, और 4f क्या रहा 14, और 4f14 अभी अभी देखा है फुल्ली फील्ड होता है। ऐसे ही ल्यूटीशियम का हमने चेक कर ही लिया है, ये रहा। और ऐसे ही कौन होता है लैंथेनम। तो इनका जो नेचर है वो कौन से होने वाला है, डायामैग्नेटिक नेचर होने वाला है। आ गई बात समझ में? अरे यस कि नो? तो अब इधर थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्लियर होती है बच्चों। इसको ढंग से देख लो एक बार, वैसे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने डिटेल से और भी क्लियर कर रखा है, ठीक है, वहां आप इसको और भी अच्छे से पढ़ सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? चलो, तो यहां तक हमारा जो नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टीज था, जनरल प्रॉपर्टीज, वो कंप्लीट होता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो, तो देखो अब हम आगे चल लेते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है अपनी कलर। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? कलर। ठीक है, तो कलर प्रॉपर्टी हम चेक कर लेते हैं। अब आप भी जानते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान से देखो, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां डिटेल से हमने ये डिस्कशन कर रखा है कि कौन कलर्ड होगा और कौन कलर लेस होगा। तो पहले ही मैं आपको बता दूं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा प्रेजेंट, वो कौन सी नेचर शो करता है? कलर प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? कलर प्रॉपर्टी। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो जनरली कैसे होते हैं? कलरलेस। वो जनरली कैसे होते हैं? कलरलेस। तो अपना जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो यही है कि जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो होंगे कलर्ड, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एब्सेंट, यानी कि पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे? कलरलेस। ठीक है, तो यहां पर अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? अगली जनरल जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा कलर प्रॉपर्टी। कौन सी है? कलर प्रॉपर्टी। अब कलर प्रॉपर्टी बात मैंने बता दी, ठीक है, कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर शो करेंगे, जिनमें नहीं होंगे वो कलरलेस होंगे। और अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि ऑल ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड्स जो आयंस हैं उनमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Lu+3 को छोड़ देते। इसका मतलब क्या हुआ? जनरली ऑल ट्राई पॉजिटिव जो लैंथेनॉइड्स हैं वो कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करेंगे, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो चाहे उनकी एक्वस सॉल्यूशन हो। ठीक है, या यूं कह सकते हैं उनकी सॉल्यूशन स्टेट हो, दोनों में वो कलर शो करने वाले हैं। क्लियर? बट जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलर शो नहीं करेंगे, वो कैसे होंगे? कलरलेस। ठीक है, तो बस वही बात है, हम लिख लेते हैं फटाफट, बस हो गया ये कंप्लीट। जनरली ऑल ट्राई पॉजिटिव lengthenoid ions are colored in both solid and aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन। रीजन क्या है? तो इसका जो रीजन है वो है ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन।
ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन। याद करो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने डी डी ट्रांजिशन डिस्कस किया था। डी जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो पार्ट में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, लो एनर्जी के और हाई एनर्जी के। ठीक है, वहां पे डिटेल से हमने डिस्कस कर रखा है कि लिगेंड की प्रेजेंस होना चाहिए, लाइट की प्रेजेंस होना चाहिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होना चाहिए। किसके लिए? कलर शो करने के लिए। ठीक है, और वहां पे मैंने आपको डी डी ट्रांजिशन समझाया था। वो क्या था कि लो एनर्जी के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी गेन करते हैं और कहाँ जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में। और हाई एनर्जी स्टेट में देखो स्टेबिलिटी क्या होती है, लो, तो वो वापस कहाँ आएंगे, अपने लो एनर्जी स्टेट में। तो वापस से जब लो एनर्जी स्टेट में जंप करेंगे तो वो एनर्जी क्या करते हैं, इमिट, एनर्जी इमिट करते हैं, मतलब उत्सर्जित करते हैं, तो वो कलर भी शो करते हैं। तो वहां पर डी डी ट्रांजिशन था, बट यहाँ डी ऑर्बिटल्स नहीं है, यहाँ कौन से हैं, एफ ऑर्बिटल्स हैं। तो एफ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन होने वाला है, एफ एफ। बाकी कलर के लिए वही तीन बातें, लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होनी चाहिए। अब देखो ऑल ट्राई पॉजिटिव जो है उनमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही, साथ में एक्वस सॉल्यूशन अगर हम ले रहे हैं तो एक्वस मतलब वाटर है, वाटर किसका काम करेगा, लिगेंड का काम कर सकता है, और लाइट की प्रेजेंस में कलर शो होंगे। क्लियर है कि नहीं? सारी डिटेल वहां बता रखी है, तो आप पहले जाएं डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनके लेक्चर्स चेक करें और फिर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट को पढ़े, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो एफ एफ ट्रांजिशन हो जाएगा। इसके अंदर जो एक आयन है ट्राई पॉजिटिव वो कौन सा है, एक्सेप्ट Lu+3। तो Lu+3 जो है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है कि नहीं? चलो, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। इसके बाद में अगर हम अगली बात कर लें, ठीक है, अगला स्टार पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो क्या है कि ट्राई पॉजिटिव जो है वो तो है ही, उनमें तो Lu+3 है ओनली, जो कलर शो नहीं करेगा। इसके अलावा और भी आयंस ऐसे हैं जो कलर शो नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो अभी अभी हमने लास्ट में यहां डिस्कस किया था कि Ce+4, Yb+2 और Lu+3 एंड लेंथ ना La+3 आर कलरलेस ड्यू टू absence of unpaired electron and absence of unpaired electron and FF ट्रांजिशन, डायरेक्ट लिख देते हैं FM ट्रांजिशन। भाई जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो FF ट्रांजिशन होगा नहीं, इसलिए ये आयंस कैसे होने वाले हैं, ध्यान से देखो, कलरलेस होने वाले हैं। ठीक है, रीजन आपके पास आई। तो ये हो गया है कलर। ठीक है बेटा, तो कलर कंप्लीट हो गया है। अब हम इनको हटा देते हैं, इनका अब कोई मतलब नहीं है, ये डिटेल से आपने समझ लिया। तो ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट। इसके बाद में हम थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ साथ के साथ। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी यहीं लिख देते हैं हम, क्या, अलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है अगली वो कौन सी है, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, ध्यान से देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट में भी हमने डिस्कस किया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो भी अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। उनकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है अलॉय फॉर्मेशन की, और उनकी अलॉयस हमने देखी भी है। ऐसे ही एब ब्लॉक में लेंथेनॉइड जो सीरीज है उसके एलिमेंट भी अलॉय फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यूं कह सकते हैं कि इनकी अलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। अलॉय का मतलब क्या है, मिश्र धातु। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वैसे तो काफी सारे मिश्र धातु हैं, अलॉयज हैं, बट एक अलॉयज इनकी फेमस है जो कि आयरन के साथ ये फॉर्म करते हैं, और उसको मिश मेटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम बता देते हैं आपको यहाँ कि द अलॉय
the alloy of lanthanoids. The alloy of lanthanoids with iron Fe. Fe के साथ बात करनी है, ठीक है, with iron is known as, या is called mish metal. मिश मेटल, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिश मेटल के नाम से जानते हैं। तो लैंथेनॉइड जो एलिमेंट्स है उनकी अलॉय मिश्र धातु है किसके साथ, Fe के साथ, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मिश मेटल के नाम से। अब ये मिश मेटल का जो कंपोजिशन है वो क्या है, तो इधर ध्यान से सुनो, हम इसका कंपोजिशन चेक कर लेते हैं। तो ये है मिश मेटल, ठीक है। तो मिश मेटल का बेटा जो कंपोजिशन है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला लैंथेनॉइड्स, ठीक है। और ये जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ये ऑलमोस्ट 95% के अप्रोक्स होते हैं। किसके अप्रोक्स होते हैं बेटा, 95% के अप्रोक्स। इसके बाद में अगला होता है Fe, आयरन। तो आयरन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है 5% के, यानी कि 5% के करीब आयरन प्रेजेंट होता है। और इसके बाद अगर हम बात कर लें तो लास्ट में कुछ ट्रेसेस होती हैं, ठीक है, यानी कि कुछ अमाउंट में अन्य सब्सटेंस भी होते हैं या एलिमेंट्स भी होते हैं। तो ये ट्रेसेस ऑलमोस्ट 1% के करीब होती हैं। और इनमें कौन कौन होता है, कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम भी हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेसेस होती हैं जो इनमें इन दोनों के अलावा और भी प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब हम अगली बात यहाँ ये कर लेते हैं कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं इन लैंथेनॉइड्स के अंदर कौन कितना था परसेंट होता है। तो लैंथेनॉइड्स के अंदर सीरियम Ce जो होता है, ठीक है, ये होता है ऑलमोस्ट लगभग 55% के अप्रोक्स होता है बेटा। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है लेंथेनम। कौन आता है, लेंथेनम। लेंथेनम हालांकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट लेंथेनम इसमें ऑलमोस्ट 25% के अप्रोक्स होता है। और फिर कुछ अमाउंट में कौन होता है, Nd, नायोडियम, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट है वो 15 to 18% के अप्रोक्स होता है, ठीक है। तो ये टोटल जब हम करेंगे तो ये टोटल 95% के अप्रोक्स होने वाले। बाकी 5% कौन है, आयरन होता है, और कुछ ट्रेसेस होती हैं 1% के अप्रोक्स। तो ये है, तो ये इसका कंपोजिशन है। और यहाँ पे एक और ख़ास बात मैं बता दूँ इस मिश मेटल की, कि ये मिश मेटल है वो वेरी हार्ड होती है। तो ये होती है वेरी हार्ड अलॉय, बहुत हार्ड होती। और हार्ड होने की वजह से इस अलॉय का जो यूज़ है, ठीक है, वो भी स्पेसिफिक है। तो यूज़ हम यहाँ बता देते हैं आपको, लगे हाथ, यूज़ भी यहाँ लिख देते हैं इसके। तो यूजेस जो हैं वो क्या है, तो पहला देखो, हार्ड होने की वजह से इसका यूज है वो बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएंगे तो हार्ड होने की वजह से बुलेट इनको क्रॉस नहीं कर पाएगी और लाइफ सेव रहेगी, ठीक है। तो पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो पहला हो गया, ठीक है। अगला बात कर लें तो जो शेल होती है बुलेट का जो कवरिंग है ऊपर वाला, ठीक है, उसके अंदर तो जैसे मान लो कोई भी जो सब्सटेंस फिल करते हैं वो फिल होता है, बट कवरिंग जो करते हैं ऊपर बुलेट की वो भी किसकी होती है, इसी मिश मेटल की होती है।
अब वो क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही ब्लेड जाएगी किसी सरफेस से टकराएगी, तो अगर टकरा करके इम्पैक्ट तो हो गई, उससे अगर उसकी शेप बिगड़ गई तो फिर वो उसको पार नहीं कर पाएगी, ठीक है, उसके अंदर जा नहीं पाएगी, और जा नहीं पाएगी तो ब्लेड का काम ही नहीं है, फिर कोई मतलब ही नहीं। इसलिए हार्ड होने की वजह से ये जैसे ही किसी सरफेस पर क्या करती है, टकराती है, तो शेप चेंज नहीं होती और उसके अंदर घुस जाती है, चली जाती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ शैल ऑफ बुलेट। शैल ऑफ बुलेट, तो बुलेट जो है उसकी जो शैल है, ऊपर का कवर, ठीक है, उसको बनाना है। और एक होता है लाइटर फ्लैंट, तो इनके अंदर इसका क्या किया जाता है बेटा? यूज किया जाता है। तो ये हो गया है मिश मेटल यानी कि अलॉयस। तो यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। अब इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज और बची हैं और लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जल्दी से इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़े। चलो, तो यहां तक की बातें बेटा कंप्लीट कर चुके हैं हम। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं, आ जाओ। तो अब ध्यान से देखो, अब इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज और रह गई। वो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो हम और देख लेते हैं बेटा, ठीक है। ये तो इन चल ही रही हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट और रह गई हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये कलर प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब और कुछ जनरल प्रॉपर्टी जो बची हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, अगर आप बात करें तो ये जो लेंथेनर्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट कलर की होती हैं, यानी कि ये शाइनिंग मतलब शो करती है, यूं मान लो, ठीक है। चमक होती है इनमें, एक सिल्वर के टाइप की चमक होती है, ठीक है, चांदी जैसी चमक। तो सिल्वर वाइट कलर की होती है और सॉफ्ट मेटल होती है, ठीक है, हार्ड नहीं होती। कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। और अगर इनको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ दें ऐसे खुली, तो ये टार्निश हो जाती है। टार्निश का मतलब क्या है पता है? कलर थोड़ा सा क्या हो जाएगा इनका, फाल्ट हो जाएगा, यूं कह सकते हैं गंदला कलर हो जाएगा। जो सिल्वर वाइट थी यानी कि जो चांदी जैसी चमक थी, वो थोड़ी सी ब्लैकिश हो जाएगी, काली काली हो जाएगी। तो इस नेचर को हम कहते हैं क्या? टार्निश, ठीक है। तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, जो जनरल प्रॉपर्टी जो रह गई वो क्या है? तो दे आर सिल्वरी वाइट, they are silvery white soft metals. They are silvery white soft metals and tarnished in atmosphere या environment. एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, ठीक है, या एयर लिख देते हैं, एक ही बात है। अरे यार, ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती हैं? टार्निश हो जाती हैं। अगला, ये गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होती हैं, ठीक है, या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, यानी कि ये करंट फ्लो करा सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अच्छी कंडक्टर होती है, विद्युत की चालक होती है, ठीक है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट लिख देंगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं? अच्छी चालक होती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अगली बात कर लेते हैं कि ध्यान से देखो, इनकी जो हार्डनेस है, ये जो मेटल्स हैं इनकी हार्डनेस लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट यानी कि Ce2Lu तक हम मूव करते हैं, तो हार्डनेस क्या होने वाली है? इंक्रीज। हार्डनेस तो जानते हो ना, कठोरता, वो बढ़ने वाली है, ठीक है। तो द हार्डनेस of lanthanoids
increases from Ce to Lu। तो ये एक और बात होगी, हार्डनेस क्या होने वाली है इनकी, इंक्रीज होने वाली है। इसके बाद में हम अगला पॉइंट बात करें तो इनकी जो Ie है, आयोनाइजेशन एनर्जी, डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने डिस्कस कर लिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी गैसियस आइसोलेट, मतलब विलगित, गैसीय विलगित एटम के आउटर शेल से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिलीज करना है। तो जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इधर ध्यान से देखो, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो जो एल्कली अर्थ मेटल्स हैं उनसे भी क्या होती हैं, कम होती हैं। तो the IE of lanthanoids, the IE of lanthanoids lesser than alkali earth metals। एल्कली अर्थ मेटल्स कौन सी होती है, क्षारीय मृदा धातु सेकेंड है, जिन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या यूं कहते हैं, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एल्कली अर्थ मेटल्स कौन सी होती हैं, एस ब्लॉक का सेकेंड है होता है, ठीक है, तो उनसे कम होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो बताओ इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना इजी है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना इजी है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव या कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगी कि नहीं करेंगी, करेंगी। और कैटाइन फॉर्मेशन की नेचर को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो बताओ इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होने वाली है, हाई, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव nature due to less IE वैल्यू। इनकी IE की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करती हैं, ये कैटाइन फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी क्या होने वाली है इनकी, ठीक है, हाई होने वाली है, या यूं कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखने वाली है। एक और चीज आप देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकती है तो देखो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी तो ये इलेक्ट्रॉन किसी अदर सबस्टांस को देंगी, और अदर सबस्टांस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो आप खुद बताओ उसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। और रिडक्शन हो रहा है तो किसने कराया, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स ने, क्योंकि इन्होंने इजीली क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने उसका क्या करा दिया, अर्ध सबस्टांस रिडक्शन करा दिया। और रिडक्शन जो कराता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। तो दे readily loss the electron, they readily lose the electron, so they are reducing agent। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो दूसरे का क्या कराएं, रिडक्शन कैसे कराएंगे, अगर उसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन हो गया, तो अदर सबस्टांस का रिडक्शन हो गया, किन्होंने कराया, इन्होंने। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के टाइप से बिहेव करते हैं। इसके बाद में हम अगली बात कर लें तो अगली बात ये है कि ध्यान से देखो, इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो कम होती है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, रीजन है क्योंकि इन पर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है।
साइज इनका थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। साइज बढ़ने की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। तो यहां हम लिख सकते हैं दे डोंट शो मच टेंडेंसी of complex formation due to less electron, या चार्ज लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिख देते हैं, चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, टू लेस चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है ना। तो लेस चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो ज़्यादा नहीं होती है। आगे बात समझ में। तो ये इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज और थी, तो ये हमने कंप्लीट कर ली हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चन में आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम लास्ट पॉइंट पे चलने वाले हैं। हो गया, चलो। तो जो लास्ट पॉइंट बेटा वो कौन सा है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज कंप्लीट, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनमें कंप्लीट हो चुकी। लास्ट वाला जो है वो कौन सा है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये लो, इसको यहां हम चेंज कर देते हैं। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि ये अदर सबस्टांस जो हैं उनसे रिएक्ट करके किनका फॉर्मेशन करते हैं, केमिकली। ठीक है, रासायनिक रूप से, यानी कि रासायनिक जो गुण हैं वो क्या होने वाले हैं इनके, तो वो हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद लेंथेनॉइड जो सीरीज एलिमेंट हैं वो यहाँ हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी हम और डिस्कस कर लेते हैं इनकी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में ध्यान से देखो, जो लेंथेनॉइड्स हैं उनको हम डिनोट करेंगे Ln से। ठीक है, तो द lengthenoids are denoted by Ln। क्लियर, Ln से हम इसको डिनोट करने वाले हैं। क्लियर, तो ध्यान से देखो, ये रहा, हम बीच में यहाँ पे शो कर देते हैं Ln को। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम ऐसे ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो ये रहा बेटा कौन, Ln से देखो लेंथेनॉइड्स, इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 3। तो Ln की हम अलग अलग सब्सटेंस से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर Ln की रिएक्शन हम करा दें किससे, वाटर से। ठीक है, किससे, वाटर बोले तो H2O से करा देते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, LnOH होल थ्राइस। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। चलो, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, किससे, रिएक्ट करके, वाटर से। मैं थोड़ा सा इधर समझा देता हूं कैसे। देखो, लेंथेनॉइड्स जो होते हैं इनकी OS कितनी होती है, कॉमन, +3। और वाटर जो होता है उसमें कौन होता है, H प्लस OH माइनस। देखो, ये प्लस तो रिएक्ट नहीं करेगा, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन शो होगा। तो अब कंपाउंड कैसे बनता है, ये जो इनके चार्ज हैं वो ट्रांसफर कर दो ऐसे नीचे। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है। तो ये कितना है, -1। तो 1 यहाँ गया, तो देखो ये तो हो गया बेटा Ln, और 3 यहाँ जाएगा, तो ये क्या, OH था, और OH के नीचे कितना आ गया, 3, तो बन गया LnOH3। क्लियर है, तो LnOH3 हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, अगली बात करें, और अगर हम इधर की बात करें, अगर हम कहें कि अगर इनकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एसिड से रिएक्शन कराएंगे लेंथेनॉइड्स की, तो ये H2 गैस लिबरेट करेंगे। क्या करेंगे, H2 गैस लिबरेट करने वाले हैं, यानी कि H2 गैस देने वाले हैं। क्लियर, इसके बाद में अगर हम बात करें अगली, तो लेंथेनॉइड्स की रिएक्शन हम किससे करा दें, O2 से।
O2 गैस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हम इनको क्या कर दें, हीट कर दें, तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्साइड्स का। तो Ln2O3, Ln2O3 टाइप के क्या बना लेंगे, ये ऑक्साइड्स। तो ये क्या बना लेंगे बेटा, ऑक्साइड्स बना लेंगे। वही बात यहां पर फिर से, Ln पर कितना होता है +3, ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, चेंज कर लो तो Ln2O3 बन गया ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें हेलोजन, हेलोजन बोले तो X2, हेलोजन से अगर ये रिएक्ट कर लें या हेलोजन के साथ हम इनको रिएक्ट करा दें, ठीक है, तो ये बनाते हैं हैलाइड्स, और वो भी कौन से, LnX3। ठीक है, हैलाइड्स बना लेंगे। तो हैलाइड्स वही बात, यहां कौन होगा, X-1 हो जाएगा, हेलोजन की -1 होती है तो 1 यहाँ आ गया और 3 यहाँ गया, तो LnX3 हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बेटा अगर हम बात कर दें सल्फर, किसके साथ रिएक्ट करा दें, सल्फर के साथ। क्लियर, तो सल्फर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बना देगा Ln2S3 सल्फाइड। क्या बना देंगे, सल्फाइड्स। वही बात, सल्फर की OS कितनी होती है, -2, तो 2 यहाँ आ गया और सल्फर 3 यहाँ आ गया, तो LnS3 हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद में अगर और बात कर लें तो नाइट्रोजन के साथ N2, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हम इसको क्या कर देंगे, गर्म कर लें, तो ये नाइट्राइड्स बना लेगा, LnN क्या बना लेगा, नाइट्राइड, तो नाइट्राइड बना देगा। इसको भी चेक कर लो, ये देखो बेटा, नाइट्रोजन की नाइट्रोजन पर कितना चार्ज होता है, -3, नाइट्रोजन -3 होता है, +3 होता है, 3 इधर आया, 3 इधर आया, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, तो ये LnN बन गया, तो ये LnN नाइट्राइड बना लेगा। और लास्ट अगर हम और बात कर लें तो अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, कार्बन, कार्बन के साथ हम हीट कर दें, तो ये LnC2, LnC2 टाइप के क्या बना लेंगे, कार्बाइड। क्या बना देंगे बेटा, कार्बाइड बना देंगे। क्या बना देंगे, कार्बाइड। तो अब देखो, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ सिखा दिया, बस आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन किससे कर रहा है, क्या कर रहा है, यस कि नो। तो यहाँ तक की बातें हैं बेटा वो कंप्लीट हो चुकी। तो ये हो गई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है कि नहीं बच्चों, अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, क्लियर। तो चलो जल्दी से आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो लास्ट एक पॉइंट और अपना कौन सा है, हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है बेटा, ध्यान से देखो इधर क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं इधर ये वाले। तो हाइड्रोक्साइडों की जो बेसिक नेचर होने वाली है, कौन सी नेचर होने वाली बेटा, बेसिक नेचर। अब उस बेसिक नेचर जो है वो कैसे चेंज होगी, कि लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट हम जब मूव करेंगे तो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक नेचर है उसको हम चेक कर लेते हैं आप, तो ये काम का पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहां पर बात कर लेते हैं किसकी, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड, ठीक है। तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड्स, यानी कि लेंथेनॉइड तत्वों के जो हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं उनकी जो क्षारीय प्रकृति है या क्षारीय सामर्थ्य है, नेचर है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ध्यान से देखो, इधर कौन होता है बेटा, सी, सीरियम, और सीरियम से हम कहां की ओर चल रहे हैं, लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट, ये देखो लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, और हम कहां तक चल रहे हैं, एलयू तक। तो सीई का जो हाइड्रोक्साइड है बेटा वो होता है CeOH होल थ्राइस, और एलयू का जो हाइड्रोक्साइड है वो होता है बेटा LuOH होल थ्राइस,
ठीक है। तो अगर हम बात करें तो CeOH होल थ्राइस, सीरियम से एल्यूम की ओर हम मूव करेंगे, तो जो हाइड्रोक्साइड है उनकी जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज होने वाली है कि इंक्रीज, तो वो होने वाली है बेटा डिक्रीज, कम होने वाली है। यानी कि ज्यादा बेसिक नेचर इसकी होगी और कम बेसिक नेचर इसकी होगी। पहले लिख देता हूं फिर समझा देते हैं। तो द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ lanthanide decreases from Ce to Lu, in lanthanide series, ये हो गया। तो यहां से देखो बेसिक नेचर है वो हाइड्रोक्साइड की लैंथेनॉइड सीरीज में Ce से Lu तक हम अगर जाएंगे तो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। अब देखो बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर का मतलब ये होता है कि अगर हम इनको किस में डालें, वाटर में डालें और ये कौन से आयनों में कन्वर्ट हो जाएं, OH माइनस आयन लिबरेट कर दें या दे दें, कन्वर्ट हो जाएंगे आप। जैसे ही वाटर में इनको हम डालें, इसमें कौन से आयन दे दें, OH माइनस, और OH माइनस आयन जो देते हैं वो क्या होता है, बेस। अब OH माइनस देगा कौन, भाई एक बात बताओ, जो आयनिक होगा वो जाएगा और आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, यस कि नो, या उसमें घुल जाएगा। तो आयनिक नेचर का जो होगा वो उसमें घुलेगा, या यूं कह सकते हैं आयंस में डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होगा तो OH माइनस आयन देगा। और अगर जिसमें आयनिक नेचर कम है, कोवलेंट नेचर ज्यादा है, सहसंयोजक प्रकृति ज्यादा है, तो वो जाएगा नहीं सॉल्यूशन में, वाटर में जाएगा तो आयंस में डिसोसिएट होगा नहीं, और आयंस में डिसोसिएट होगा नहीं तो सीधी सी बात है OH माइनस आयन देगा नहीं, तो उसकी बेसिक नेचर क्या होती जाएगी, कम। तो अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा आयनिक है और कौन सा कोवलेंट है, सहसंयोजक है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, केवल कॉन्सेप्ट समझ लो, वो ध्यान से सुनना कि आप देखो अगर HCl यहां पर ध्यान से देखो, S का मतलब है स्मॉल, C का मतलब है कैटाइन मतलब छोटा धनायन, L का मतलब है लार्ज, और A का मतलब है एनाइन। ठीक है, तो छोटा हिंदी लिख देता हूं मैं, छोटा कैटाइन मतलब धनाइन, और लार्ज मतलब बड़ा, एनाइन मतलब ऋणाइन। तो छोटा धनाइन और बड़ा ऋणाइन होगा, तो इन आयनों के बिटवीन यहां जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है ध्यान देना, ये जो बॉन्ड बनेगा बेटा, इस बॉन्ड की नेचर होती है कोवलेंट। कौन सी नेचर होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, यानी कि सहसंयोजक बंद होगा। और इसका जस्ट उल्टा होगा, स्मॉल कैटाइन की जगह लार्ज कैटाइन और लार्ज एनाइन की जगह स्मॉल एनाइन हो गया, तो बॉन्ड की नेचर क्या होने वाली है, आयनिक, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमने ये पढ़ लिया था क्या, देखो OH और OS तो सेम है, तो देखो ये तो क्या हो गया, सेम हो गया, ये तो क्या हो गया बेटा, सेम, तो ये देखो सेम, एनाइन तो क्या हो गया, सेम हो गया। अब हमें किसको चेक करना है, कैटाइन को। तो ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में हमने पढ़ा था, जो साइज थी लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होती है, यानी घटता जाएगा। तो बताओ ये क्या है, लार्ज कैटाइन, क्या है बेटा, लार्ज कैटाइन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल कैटाइन, यही स्मॉल कैटाइन हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर स्मॉल कैटाइन होगा, एनाइन तो फिक्स है दोनों में, तो इसको छोड़ो, स्मॉल कैटाइन होगा तो बॉन्ड की नेचर कैसी होगी, कोवलेंट। तो यहां पर जो LiOH है, इसमें जो बॉन्ड है, ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड कैसा बनेगा, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड होगा
कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो OH माइनस क्या देगा, कम, तो OH माइनस क्या देगा, कम देगा, किसमें, सॉल्यूशन में ले जाने पर, और OH माइनस कम देगा क्योंकि आइंस है नहीं, आइंस की फॉर्म में टूटेगा नहीं, कम देगा, तो नेचर क्या हो जाएगी इसकी, कम। जबकि अगर यहां बात करूं मैं लार्ज केटाइन, तो स्मॉल केटाइन होता तो कोवेलेंट, केटाइन उल्टा हो गया, लार्ज हो गया, तो बॉन्ड की नेचर आयनिक, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, यस कि नो, और आयनिक बॉन्ड है तो ये सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल, सोल्यूबल होगा, और सोल्यूबल होगा तो बताओ OH माइनस आयन देगा और ज्यादा देगा, और OH माइनस आयन देगा ज्यादा दे रहा है तो ये बेसिक हो गया, तो मोर बेसिक, मोर बेसिक, और ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक, ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक। तो बेसिक नेचर आप देखो डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये बेटा लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट, ये लेंथेनॉइड खत्म हो गए। अगला लेक्चर हम एक्टिनॉइड सीरीज पर करने वाले हैं, तो एक्टिनॉइड सीरीज डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें ढंग से। इस लेंथेनॉइड सीरीज यानी कि F ब्लॉक को पढ़ने से पहले आप D ब्लॉक अच्छे से पढ़ें, उसके काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ढंग से D ब्लॉक को पहले पढ़ें और फिर किस पे आए, F ब्लॉक पे, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहें, मस्त खुश रहें, मजे करें लाइफ के अंदर, ठीक है, और साथ में पढ़ाई करते रहें। बाकी आपका मॉरल ड्यूटी, ठीक है, बार बार कहना नहीं पड़ता भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें भाई, और कमेंट बिल्कुल करें, भूले नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था, कमेंट जैसे ही मैं देखता हूँ मेरे को एनर्जी मिल जाती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और लेक्चर्स देखते रहें। और एक और खास बात, इतना समय मेरे को देने के लिए आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू, ठीक है बच्चों, ओके।